दैनिक भास्कर ने मॉडर्न सर्वे किया। समाजवादी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है? हाजी मूसा 32%, कादिर राणा 15%, अजीम जैदी 15%, अजय चेयरमैन 12%, अन्य इसमें कई उम्मीदवार 26%। पहली बात तो ये है, ये 4 लोगों के नाम जो इन्होंने दिए हैं, आप स्टाम्प पेपर मंगवाइए, मैं लिख कर देता हूँ। चारों में से एक भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं। इनके मुताबिक अगर हम मान लें तो 81% वोट इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है 2027 में। लो भैया भास्कर वाले घर क्या रहे पता नहीं। जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा पे 70 to 80% मुसलमान और दलित हैं और जहां से चंद्रशेखर आजाद सांसद है, वहां ये कह रहे हैं कि 81% उस विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। कमाल का सर्वे है। तो आप 81 कह रहे हैं, भाजपा को पढ़ेंगे तो 81 और 16 कितने हुए? 97 और 3% आप दे रहे बहुजन समाज पार्टी को। 100% पूरा कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? क्या फर्जी सर्वे, बिल्कुल बैक, एकदम थर्ड क्लास सर्वे। वहां विधानसभा का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2000 वोट मिली, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 20,000 वोट मिली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को 17,000 वोट मिली। ये स्पष्ट हो जाता है इन्हीं 2 कंट्राडिक्शन से कि ये सर्वे फैक्चुअली सही नहीं है, सर्वे इन्फ्लुएंस हो गया है। कादिर राणा तो है ही नहीं चुनाव में, तो ये क्या आप लिख रहे हैं फैक्चुअली गलत है पूरी तरह से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक्सप्लेनर में। और आज हम चर्चा करेंगे एक सर्वे पर। ये सर्वे एक मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर द्वारा किया गया है और इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कितना फैक्चुअली करेक्ट है, इसको किस तरह से किया गया है, इसके क्या टेक्निकल्स थे, इसका ग्राउंड पर इसकी क्या रियलिटी, और इसको लेकर कई नेताओं ने भी कई प्रतिक्रिया दी हैं और इसको लेकर यूपी में भी कई राजनीतिक चर्चा चल रही है। और उसी से जुड़े मेरे आज कुछ सवाल हैं जो मैं करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? तो सर आपको तो पता ही होगा आपको सर्वे के बारे में, तो वो सर्वे को किया कैसे गया है सर? वो ग्राउंड से कितना रिलेट करता है, उसके क्या टेक्निकल्स क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि इसे मैनिपुलेट नहीं किया गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव जैसे ही आते हैं तो सर्वे आने लगते हैं। मीडिया संस्थान के भी आते हैं, कुछ पीआर कंपनीज के भी आते हैं, और कुछ सर्वे जो हैं वो फैक्चुअली सही होते हैं और अधिकतर सर्वे जो हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं। सर्वे करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं जी। कुछ मीडिया संस्थान सर्वे करने के लिए वो कुछ कॉलेज के छात्रों को बुला लेते हैं, जैसे डीयू है या एक छोटा सैंपल से। हाँ, उसमें वो कुछ फॉर्म्स देते हैं जिन्हें आप सैंपल कह रही हैं, उसमें कुछ सवाल होते हैं और वो लोगों के बीच जाकर के भरवा देते हैं उसे। उसमें ये होता है कि कुछ मामलों में आया है सामने, उसमें होता ये है कि गर्मी है, 45 डिग्री तापमान है, 2027 में चुनाव होने वाला है, चुनाव के कुछ ही समय महीने बचे हुए, अभी से सर्वे चल रहा है। कुछ जगह जामिया के कुछ बच्चे, कुछ जगह जेएनयू में कुछ बच्चे सर्वे करने गए हुए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुछ बच्चे। गर्मी ज्यादा है तो ये लोग सुबह में निकलते हैं 2 घंटे निकलते हैं शाम में, लेकिन टारगेट है कि आपको इतने फॉर्म भरने हैं। तो चूंकि टारगेट है कि इतने फॉर्म भरने हैं तो ये अपने कमरे में बैठ जाते हैं, जो भी इनको कमरा मिला है होटल वगैरह, उसमें बैठ जाते हैं, फॉर्म खुद फिल कर देते हैं। कैंडिडेट पता किया, फॉर्म खुद सवाल जवाब कुछ 19-20 करके एडजस्टमेंट करके खुद फिल कर देते हैं उसको। तो एक तरीका तो ये है सर्वे करने का, जिसकी प्रामाणिकता पिछले कुछ टाइम से वो बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं रही। पहला तरीका तो ये है। अब आपने सवाल पूछ लिया जिसका मुझे जवाब देना है जी। दैनिक भास्कर ने कैसे सर्वे किया? दैनिक भास्कर ने मॉडर्न सर्वे किया, अपडेटेड सर्वे। चूंकि दैनिक भास्कर की जो ऐप है उसकी रीच अधिक है और उसमें इन्होंने एक प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की क्षेत्रवार। जैसे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ऑप्शंस दिए हैं कुछ। हाँ, प्रश्नों का चयन किया और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस कैसे था वो आपको भी बता देता हूँ। थोड़ा
दर्शकों को भी जो है वो समझ में आएगा कि कैसे सर्वा था, जो दैनिक भास्कर की ऐप नहीं चलाते हैं। तो ये ऐप थी, इस तरह की ऐप, और इसमें इन्होंने एक प्रश्न मान लीजिए लिया कि आपके विधायक, जो क्षेत्र है, आपके विधायक को 2027 में जो भी विधायक का नाम है टिकट मिलना चाहिए या नहीं। और उस क्षेत्र के लोग ही वहां उसको वोट करने के लिए कहा गया, तो उसमें उन्होंने हाँ नहीं अभी कह नहीं सकते इस तरह के विकल्प रखे। तो वो अपने मोबाइल से उसको क्लिक किया, अगर वो हाँ चाहते हैं तो हाँ, नहीं चाहते हैं तो नहीं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि आप 2027 में किस पार्टी के प्रत्याशी को विधायक बनाना चाहते हैं। उसमें इन्होंने भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को लिया। फिर भाजपा से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, फिर समाजवादी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, फिर इन्होंने लिया बहुजन समाज पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है। इस तरह से इन्होंने विभिन्न पार्टियों का प्रश्नों को लिया। फिर अब इसमें क्या है, ये अब हम इसे थोड़ा सर्वे के तरीके को समझते हैं कि ये है कि अब नियत सही थी इनकी। हो सकता है कि ये सर्वे जो है वो अगर ये जेन्युइनली होता, बिना किसी को बताए, तो अच्छा रिजल्ट भी आता। लेकिन इसमें हुआ ये कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ सकता है, ये जिम्मेदारी दी गई दैनिक भास्कर के स्थानीय रिपोर्टर को बताने की कि ये प्रत्याशी यहां से बनाए जा सकते हैं, कि आप वहां से डाटा हमें दे दीजिए, 4 प्रत्याशियों का नाम आप दे दीजिए जो यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। एक विधानसभा से 20-20 प्रत्याशी हैं, 20 सपा के हैं, 20 जो है वो भाजपा के हैं, 4 जो हैं उसमें कांग्रेस के हैं। तो सबके नाम भेजने थे। तो जो रिपोर्टर था उसने उन लोगों के नाम भेजे जो उसके संपर्क के थे, अधिकतर ने। निष्पक्षता उसमें नहीं दिखाई गई। पहला तो यहाँ गड़बड़ हुई। दूसरी हुई जिनके नाम भेजे उनको बता भी दिया दैनिक जागरण का सर्वे चल रहा है, अपने लोगों से कहकर के वोट कराओ। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों की वोट अधिक आ गई। जैसे आपने वो शो देखा बिग बॉस, तो उसमें वो कहते हैं कि मृदुल को वोट कराओ, शिल्पा को वोट कराओ, हिना को वोट कराओ। तो इस तरह से ये ऑनलाइन वोटिंग चूंकि होने लगी, तो जो व्यक्ति इसमें प्रत्याशी जिसका नाम सूची में चला गया, रिपोर्टर ने भेज दिया नाम, उन्होंने खुद उसको शेयर किया। स्थानीय रिपोर्टर ने ये भी बता दिया कि मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया, अब तुम इस नाम को तुम्हारे को अपने कार्यकर्ताओं में आप ये लिंक भेज दो, उनसे कहो कि ये वोट कराएं। कुल उस क्षेत्र का ही रहा था। इसलिए कुछ ऐसे नाम जो आ गए उसमें, जो ना तो टिकट की लाइन में है या टिकट मांग रहे हैं, मगर उनका दावेदारी कमजोर है। क्योंकि रिपोर्टर जो है वो मैनेज हो गया बहुत सारे स्थानों पर। फिर जो स्थानीय नेता था, विधायक था, उसको भी पता चल गया, जिसने सक्रियता ली। इसमें 2 चीजें, जैसे हम आगे बातचीत करेंगे, इसमें 2 चीजें हुई। जो सोशल मीडिया पर और डिजिटली अवेयर नेता हैं वो बाजी मार ले गए। जो एक्सपीरियंस नेता हैं, एज उनकी अधिक हो गई है और वो जमीनी उनका ज्यादा है और डिजिटली कम है, टेक्निकली कम है, उनको इसमें लॉस हो गया। तो सर्वे जो है, मैं अब आपको सिलसिलेवार उदाहरण के तौर पर मैंने ये सूची एक अभी निकाली है। मैं आपको ये उदाहरणार्थ बताता हूं कि कैसे ये फैक्चुअली गलत है। ये एक विधानसभा है जिसका नाम है मीरापुर। यहाँ से मिथिलेश पाल जी जो है वो आरएलडी की विधायक है। इन्होंने पूछा कि आपके विधायक श्रीमती मिथिलेश पाल को 2027 में टिकट मिलना चाहिए। तो इन्होंने लिखा कि
नहीं मिलना चाहिए 64%, हाँ ने कहा 20%। तो मिथिलेश पाल जो है इनका सोशल मीडिया बहुत कमजोर है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जब इनको टिकट मिल रहा था, लोकदल के कोटे में सीट जा रही थी, भारतीय इनके जो अपोजिट लोग हैं, जो इनका अपोजिशन है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की हम बात करें तो जो इनका अपोजिट है अमित राठी है या यासिका चौहान है, वो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो एक तो ये वोटिंग ही नहीं करा पाई अपने पक्ष में। एक तो ये सिंपली ऐसा तो है कि इनका हाल का ये भी सही है, इस बात में जो है ये पॉजिटिव है कि इनकी अलोकप्रियता अधिक है, बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये संभवतः चुनाव इनको पार्टी लड़ाई भी नहीं, ये भी बहुत संभावना इसकी है। परंतु इन्होंने जिन लोगों के नाम दिए कि ये लोग जो हैं इनकी लोग जनता की पहली पसंद, इनको कहा कि ये आरएलडी से जनता की पहली पसंद 71% है, ये तो ये चौंकाने वाली बात है कि ये इनकी तुलना 3 अन्य आरएलडी के नेताओं से की गई, प्रभात तोमर से, अजित राठी से, यासिका चौहान से। यासिका चौहान को 6% भास्कर की ऐप कर रही है, जबकि ये बिल्कुल एकदम उलट है। यासिका चौहान 71% की कैंडिडेट है। मीरापुर विधानसभा में कोई कैंडिडेट जीत सकती है लोकदल की, तो अब यासिका चौहान ही जीत सकती है, उनके जो हस्बैंड है वो वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखें तो मिथिलेश पाल की लोकप्रियता में और यासिका चौहान की लोकप्रियता में 10 गुने से ज्यादा का अंतर दिखाया, यानी मिथिलेश पाल 10 गुना ज्यादा लोकप्रिय है यासिका चौहान से, जो कि झूठ है। ये पॉसिबल ही नहीं है, फैक्चुअली गलत है। यासिका चौहान विधायक ना होते हुए भी वो मिथिलेश पाल से बहुत अधिक लोकप्रिय है। ये तब पता चलता है जब क्षेत्र में स्कूलों में मुख्य अतिथि के तौर पर या विभिन्न कार्यक्रमों में किस नेता को कितना बुलाया जाता है। तो यासिका चौहान की उपस्थिति इनसे बहुत अधिक है, विधायक ना होते हुए भी। इनके जो यासिका चौहान का जो लोगों से संपर्क है वो इनसे अधिक है। उनके पति सांसद है, उनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मिथिलेश पाल से अधिक उनका संपर्क है। तो फैक्चुअली ये कहना कि लोकदल में कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, उसमें मिथिलेश पाल मौजूदा विधायक है, उनको 71% मान लेना, तो ये मैनिपुलेशन पहले ही लगता है। यानी आप एक तरफ तो कह रहे हैं, कंट्राडिक्शन है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपके विधायक मिथिलेश पाल को 2027 में टिकट मिलना चाहिए, तो आप कह रहे हैं नहीं 64%। मैं आपको फैक्चुअली, मैं चीजों को पकड़ के बता रहा हूं आपको, फैक्चुअली आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, कितने परसेंट? 64%। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोकदल से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, तो मिथिलेश पाल 71%। तो ये कैसे संभव है? तो असंभव चीज है, ये तो असंभव चीज है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि जब पहले में वोट पड़ गई और जब दूसरे में वोट पड़ने वाली थी, तो रिपोर्टर महोदय ने या जो भी रहा होगा उनको सचेत कर दिया, या किसी कार्यकर्ता ने किया हो, उनको सचेत कर दिया वोटिंग हो रही है और आपको नहीं हो रही, ऐप पर वोटिंग हो रही है और आपको नहीं हो रही है। तो उन्होंने तुरंत अपने जितने लोग थे पैसा दे करके या कैसे भी, या ऐसे मैनेज करके अपने लोगों को लगा दे कि जल्दी जल्दी वोट करो, वोट करो, टिकट यहीं से मिलेगा, करे वोट करो, तुम जल्दी जल्दी वोट करो। तो दूसरे वाले उसमें उनको वोट हो गई, पहले में तो नहीं हो सकती फैक्चुअली। तो इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है इन्हीं 2 कंट्राडिक्शन से कि ये सर्वे फैक्चुअली सही नहीं है, फेक है। एक 2 अलग अलग सवाल और उसमें अंतर ही बता रहा है आपको। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि 2027 में किस पार्टी के प्रत्याशी को विधायक बनाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं 42%। तो 42% आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं 28%, लोकदल को कह रहे हैं 28%, भाजपा को कह रहे हैं 26%, 4% कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। अभी आप बताइए, वहां विधानसभा का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2000 वोट मिली, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 20,000 वोट मिली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को 17,000 वोट मिली। 4% वाला आपके पास जो है बहुजन समाज पार्टी है, 20,000 वोट पाने वाला, 17,000 वोट पाने वाला आपकी फिगर में ही नहीं है। तो फैक्चुअली कहा आपने उसका विकल्प नहीं रखा, क्यों नहीं रखा विकल्प? आप फैक्चुअली गलत हुए। फैक्चुअली 40,000 वोट नहीं आप कंसिडर कर रहे, जो पढ़ रही हैं 40,000 वोट आप कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपने 40,000 को तो चर्चा से ही बाहर कर दिया।
तो पूरी विधानसभा में 3 लाख वोटर है, तो 40,000 आपने, यानी हम 2,60,000 का सर्वे कर रहे हैं, तो आपका सैंपल भी गलत है। फैक्चुअली ये भी गलत। अब ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद हो सकता है। मैं एक विधानसभा आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक दूसरी विधानसभा बताऊंगा, फिर मैं आपको एक तीसरी विधानसभा बताऊंगा, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये सर्वे जो है पूरी तरह से ग्राउंडेडली है। समाजवादी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है। हाजी मूसा 32%, कादिर राणा 15%, अजीम जैदी 15%, अजय चेयरमैन 12%, अन्य इसमें कई उम्मीदवार है 26%। पहली बात तो ये है, ये 4 लोगों के नाम जो इन्होंने दिए हैं, आप स्टाम्प पेपर मंगवाइए, मैं लिख कर देता हूं, चारों में से एक भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, एक नहीं लड़ेगा इनमें से चुनाव। हाजी मूसा नहीं लड़ेंगे, कादिर राणा नहीं लड़ेंगे, अजीम जैदी अच्छा युवा है मगर कम उम्र का युवा है, मेहनत कर रहा है, क्षेत्र में घूम रहा है, मगर टिकट नहीं होगा इस बार। अजय चेयरमैन, ये कौन नाम है, इनको कौन जानता है। तो ये समाजवादी पार्टी में अजय चेयरमैन की कोई एक्टिविटी हम लोग अब तक नोटिफाई नहीं कर पाए। इनको इनकी पहचान दिलाने के लिए इनके नाम के आगे चेयरमैन लिखा गया। जैसे कादिर राणा है, वो उनकी एक पहचान है, तो कादिर राणा नाम आइडेंटिफाई हो गया, अच्छा ठीक है वो है। प्रमोद त्यागी नाम होता, ठीक है वो है। राजपाल सैनी नाम होता तो वो है। अब मैं आपको 4 प्रत्याशी बता रहा हूं, जो जिनमें से 4 में से एक यहां चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी से, मोस्ट प्रोबेबली। राजपाल सैनी के बेटे शिवान सैनी लड़ सकते हैं चुनाव यहाँ। सैनी कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ सकता है, गुर्जर कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ सकता है, 2 हो गए। मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम के यहाँ चुनाव लड़ने की संभावना कम है उनमें से। तो ये जो 4 लोग चुनाव लड़ेंगे, उन चारों में से तो उन्होंने एक का भी नाम नहीं लिखा। कादिर राणा का तो चुनाव लड़ने का बनता नहीं है, उनके तो बेटे की वाइफ सुंबुल राणा चुनाव लड़ी थी, और अखिलेश यादव अगर कादिर राणा के परिवार से किसी को लड़ाना भी चाहेंगे तो फिर से सुंबुल राणा को लड़ाएंगे, क्योंकि जो सिंपैथी मिलेगी वो सुंबुल राणा को मिलेगी। कादिर राणा तो है ही नहीं चुनाव में, तो ये क्या आप लिख रहे हैं, फैक्चुअली गलत है पूरी तरह से। यानी आप 4 प्रत्याशी जिनका नाम दे रहे हैं, चारों में से एक भी प्रत्याशी नहीं है। आप कह रहे जनता की पसंद उम्मीदवार ये बनेंगे। हाजी मूसा जो है यहाँ ओखला में रहते हैं, वो कभी कभार जो है उनका मन करता है तो उधर चले जाते हैं। बहुत उनका जिला पंचायत सदस्य एक बार बन गए थे, समाज में बहुत ज्यादा उनका प्रभाव है नहीं। जिस झोजा बिरादरी से वो आते हैं, उस झोजा बिरादरी का प्रत्याशी को आजाद समाज पार्टी लड़ाएगी। पहले जाहिद को लड़ाया था, 20,000 वोट मिली थी, फिर से लड़ाएगी तो कलेक्ट हो जाएगा। तो झोजा पार्टी, वो झोजो में भी अगर टिकट किसी को देना समाजवादी पार्टी को, तो वो मेहराजुद्दीन है, एक मौलाना जमील है, या समाजवादी पार्टी में और भी कई लोग हैं। आरएलडी को भी अगर झोजो में देना, चूंकि 40,000 झोजे हैं, और बहुत नाम है। और हाजी मूसा झोजो में भी दावेदारी में प्रथम लेयर में नहीं है। यहाँ इनको ये बता रहे हैं कि इनको, तो ये पूरा चारों नाम जो है, ये चारों नाम फैक्चुअली सही नहीं है। तो कैसा सर्वे, आप एक उम्मीदवार का नाम सही नहीं दे पा रहे, सही नहीं है। दूसरी बात, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक विधानसभा का मैंने आपको बताया, अब आपको मैं दूसरी विधानसभा का बताता हूं, जो नजीबाबाद विधानसभा है। फैक्चुअली उसे भी समझ लेते हैं। नजीबाबाद विधानसभा जो है वो माहिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा में से एक है। ये नगीना लोकसभा का हिस्सा है। नगीना लोकसभा का हिस्सा होने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आजाद यहां से सांसद है। अब आप आगे बढ़िए, मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाली ये है। अकेले इस सीट पर 45 से 50% के आसपास मुसलमान वोटर है, अकेले इस सीट पर। इस सीट ने के मुसलमान 1 लाख से ज्यादा वोट विधानसभा ने लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी को दी, चंद्रशेखर आजाद को दी। अब ये जो सूची बता रहे हैं, ये जो भास्कर का जो सर्वे आया है, इनके मुताबिक अगर हम मान लें तो 81% वोट इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है 2027 में। लो भैया भास्कर वाले कर क्या रहे हैं पता नहीं। जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा पे 70 to 80% मुसलमान और दलित हैं,
और जहां से चंद्रशेखर आजाद सांसद है, और जहां से 1 लाख से ज्यादा वोट सिर्फ मुसलमानों ने चंद्रशेखर आजाद को दिए और 40,000 वोट दलितों ने दी। वहां ये कह रहे हैं कि 81% उस विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। कैसा सर्वे कराया, फैक्चुअली गलत, 100% रॉन्ग, संभव ही नहीं है। हुआ क्या, हुआ ये कि जो भी इनका संबंधित रिपोर्टर रहा होगा उसने भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को पहले ही सूचित कर दिया होगा। ऐप के माध्यम से वो लिंक जहां से वोटिंग हो रही है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया होगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया होगा जिनमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो वहां से उन्होंने वोट कर दी। तो कैसे निष्पक्ष हो गया, संभव ही नहीं है। निष्पक्षता तो एकदम आपकी डैमेज हो गई। दूसरी बात, आपके विधायक तस्लीम अहमद को 2027 में टिकट मिलना चाहिए। हाँ 12%, नहीं 49%, अभी कह नहीं सकते। ये वाला जो सवाल है कि टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो 3 बार, तीसरी बार इस बार चुनाव लड़ेगी। दूसरे चुनाव में भी उनके खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, कोई उनको नहीं चाहता था वो चुनाव लड़े 2022 में। लेकिन 4-5 विधायक, एक मुरादाबाद के, एक कांट के, आस पड़ोस के भारतीय समाजवादी पार्टी के, वो अखिलेश यादव साहब, 5 विधायक एक साथ पहुंचे, इनके टिकट की डिमांड कर ली, इनको लड़ा दिया। इनको वोट नहीं देना चाहते थे लेकिन लोगों ने वोट अखिलेश यादव को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, ये विधायक बन गए। तो ये तो प्रश्न ही नहीं है, तो 2022 में भी नहीं था। इनका अपना वोट तो 5,000 भी नहीं बचा, वो जो इनको 1 लाख वोट पड़ता है समाजवादी पार्टी का पड़ता है। तो समाजवादी पार्टी वहां तस्लीम को लड़ा दे, सलीम को लड़ा दे, मोहसिन को लड़ा दे या आपको लड़ा दे, तो वहां से तो समाजवादी पार्टी का वोट है वो। अब उस वोट को अगर डिस्टर्ब किसी ने किया है तो आजाद समाज पार्टी के वोट ने किया है। कमाल की बात यह है कि इसमें ये विकल्प दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को 16% वोट मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी को 3% वोट मिलेगी। असम कमाल का सर्वे है। जिस राजनीतिक पार्टी का विधायक है वहां, और वहां 45% मुस्लिम है और लगभग 30% दलित है, 70% के आसपास दोनों जाति जाकर के मिलती है। वहां आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को 16% वोट मिलेगी, जिसका विधायक है वो 44% वोट शेयर करता है। वहां आप कह रहे हैं कि 16% उसको पड़ेंगे, तो आप 81 कह रहे हैं भाजपा को पड़ेंगे, तो 81 और 16 कितने हुए? 81 और 16 हुए 97 और 3% आप दे रहे बहुजन समाज पार्टी को, 100% पूरा कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? मतलब 1.5 लाख वोट जिस आदमी को विधानसभा मिली उसको कितना % वोट पड़ेंगे? क्या फर्जी सर्वे, बिल्कुल बैक, एकदम 3rd क्लास सर्वे। पता ही नहीं कुछ भी क्या करना मतलब आपको है। कांग्रेस को आप नहीं काउंट कर रहे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उसको काउंट नहीं कर रहे। आपने 81% भारतीय जनता पार्टी, 16% समाजवादी पार्टी और 3% बस। तो कागज बैठ के पेपर बनाया जैसे कोई फर्जी बेईमान अकाउंटेंट बनाता है, जैसे बेईमान अकाउंटेंट बनाता है, तो उस तरह का ये इन्होंने ये इसको कर दिया, मतलब फैक्चुअली रॉन्ग। एक बात और, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है। लिख रहे हैं जमील अंसारी 77%, तस्लीम अहमद। बिल्कुल बिल्कुल झूठ है ये। मैं चैलेंज करता हूं भास्कर को, अपनी एक टीम को टी-शर्ट बदल के हिडन हमारे साथ भेजिए आप, और दिन भर में जहां भी आप जाएंगे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, हमारी टीम आपके पीछे पीछे चलेगी, और जहां जहां भी जाएंगे 100 लोगों का टारगेट बनाइए। 100 लोगों का, 77 लोग कह रहे हैं कि तस्लीम अहमद को पसंद करें, सिर्फ मुस्लिम आबादी की बात कर रहा हूं। ये संख्या 7% रह जाएगी, 7, कुल 7। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है तस्लीम अहमद की। इस समय वहां इंजीनियर मुअज्जम जो नजीबात का चेयरमैन है, और सबसे ज्यादा जो नजीबात में चुनाव जीतने का, विधानसभा चुनाव जीतने का सबसे बड़ा दावेदार कोई है तो खुर्शीद मंसूरी नाम का एक शख्स है, जो पास का एक कस्बा है साहन, उससे 2 टर्म का चेयरमैन है, इस बार 3री बार चेयरमैन है। आजाद समाज पार्टी का मंडल प्रभारी है, और चंद्रशेखर संभवतः उसको वो नजीबात चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये उनको 1% वोट नहीं दे रहे।
फैक्चुअली देखिए कितनी गलत बात है, यानी ग्राउंडेड नहीं है। अब एक और मैं, दो विधानसभा मैंने बता दी, फैक्चुअली आपको बता दिया, दोनों में इनका बिल्कुल सर्वे फेक है, एकदम बेसलेस है। तीसरी विधानसभा में आपको बताता हूं, वो है सहारनपुर देहात विधानसभा। ये है यहां से सहारनपुर देहात विधानसभा से आशु मलिक जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक है। तो इनकी पोजीशन ये है कि इनका प्रश्न है कि आपके विधायक आशु मलिक को 2027 में टिकट मिलना चाहिए। तो हाँ कह रहे हैं 44%, नहीं कह रहे हैं 50%, कह नहीं सकते 6%। हाँ, तो ये बड़ा बैलेंस सवाल है। और इसमें जो ये आया है कि 44% हाँ 50% ना, ये 3 लोगों से पूछा गया, ये क्लियरिफाई नहीं है। क्या आपने समाजवादी पार्टी के वोटर से पूछा, या आपने भाजपा के वोटर से पूछा, या आपने कलेक्टिव वोटर से पूछा, या आपने बसपा के वोटर से पूछा, क्योंकि वहां बसपा का भी वोटर है उस विधानसभा सीट पर, वहां बसपा का भी वोटर है उस विधानसभा सीट पर, या आपने ओवरऑल पूछा कौन चाहता है। अब ये इसमें कंट्राडिक्शन क्या है? कंट्राडिक्शन ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं, मेरे से पूछा गया कि आशु मलिक को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने समझा इनका लड़ना मेरे लिए हितकर है या अहितकर नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा लगा कि इनका लड़ना जो है मेरी पार्टी के लिए अच्छा है, तो मैं कहूंगा कि मिलना चाहिए। तो मैं वोटर तो हूं नहीं समाजवादी पार्टी का, तो भाजपा का वोटर हूं। तो इसलिए इसमें क्लैरिटी नहीं है, एक कंफ्यूजन पैदा करता है। किससे पूछा आपने? आप ऐप में पूछ रहे हैं, क्या आप ये स्पष्ट करें कि आपने सपा के लोगों से पूछा, या ये स्पष्ट करें कि आपने भाजपा के लोगों से पूछा। अगर आपने भाजपा के लोगों से पूछा तो वो तो चाहते हैं ना कि कमजोर से कमजोर प्रत्याशी उनके सामने आए, वो तो चाहते हैं कि कमजोर प्रत्याशी लड़े। और अगर आपने सपा वालों से पूछा तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने किन लोग, तो इसलिए इस प्रश्न का और इस उत्तर का कोई आधार नहीं है। बेसलेस प्रश्न, बेसलेस उत्तर, ये आधारहीन है। तीसरा, 2027 में किस पार्टी के प्रत्याशी को विधायक बनाना चाहते हैं? 47% कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, भाजपा कह रहे हैं 41%, कांग्रेस कह रहे हैं 3%, बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं 4%। इसी विधानसभा में इससे पिछली बार कांग्रेस का विधायक था 2017 में। कांग्रेस जो है वो उनका सांसद है इसी लोकसभा में, इमरान मसूद। और सहारनपुर देहात जो विधानसभा है वो इमरान मसूद की सबसे ताकतवर विधानसभा है। इमरान मसूद जो है उनकी सबसे ताकतवर विधानसभा है नकुड़, सहारनपुर शहर, सहारनपुर देहात, बेहट और गंगो कैराना में है सहारनपुर में। इनके दम पर वो उछलते हैं, यहाँ मेरा वोटर है। इमरान मसूद नेता, जब राहुल गांधी चुनाव हार गए, सोनिया गांधी मुश्किल से चुनाव जीती, उस समय इमरान मसूद जो है सहारनपुर में 2 लाख से ज्यादा वोट लेके जा रहे हैं कांग्रेस पे लड़ करके। जब सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही है, तब वो सहारनपुर देहात से 50,000 का आंकड़ा के आसपास वोट पा जाते हैं। यहाँ कह रही है, कांग्रेस का सर्वे कह रहा है कि नहीं, उनको जो है वो 8% वोट पड़ेगी। सर्वे में कह रहे हैं कि उनको 8% वोट पड़ेगी। कैसे? फैक्चुअली गलत है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, फिर इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के साथ में चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि लड़े 2022 में। 2022 में तो कांग्रेस नहीं लड़ी थी चुनाव लड़ करके, साथ में अलग लड़ी थी। तो अगर इस बार मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस तो चर्चा में ही नहीं है, फिर समाजवादी पार्टी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी को 40% मिलेगा वोट, भारतीय जनता पार्टी को जैसे 40 मिलेगा। इस बार जगपाल सिंह चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अजब सिंह लड़े थे बसपा से। अजब सिंह बहुत अच्छी वोट ले गए, बसपा का बहुत मजबूत वोटर है इस सीट पर, जाटव बसपा का बहुत मजबूत वोटर है। तो फैक्चुअली ये प्रश्न भी गलत और जवाब भी गलत। आप फैक्चुअली सवाल ही ठीक नहीं उठा पा रहे। जिन सवालों का आप चुनाव कर रहे हैं वो भी गलत, और जो जवाब है वो भी गलत। यहां इसलिए गलत है। इसलिए अब इसमें एक है समाजवादी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, आशु मलिक। अब इसमें इन्होंने कुछ नाम लिखे हैं, चौधरी अब्दुल वाहिद, रूही अंजुम,
चौधरी अब्दुल गफूर, तो इन्होंने चौधरी अब्दुल गफूर को 0% वोट दिया, चौधरी अब्दुल वाहिद को 2%, रूही अंजुम को 2%। रूही अंजुम यहाँ से टिकट मांग जरूरी है, समाजवादी पार्टी के कई लोग हैं यहाँ, चौधरी अब्दुल वाहिद तो यहाँ टिकट भी नहीं मांग रहे, तो नकुड़ मांग रहे हैं, आजकल बीमार हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बहुत अधिक संभावना है नहीं उनकी। तो जिन लोगों का नाम इस सूची में लिया गया है, चौधरी अब्दुल वाहिद को आप देखो तो ये अलग टिकट कैसे मांग सकते हैं, ये तो अक्सर आशू मलिक की गाड़ी में ही बैठे हुए दिखाई देते हैं, आशू मलिक के साथ ही दिखाई देते हैं, तो अलग टिकट का प्रश्न नहीं है। अब्दुल गफूर, इनको 0% बता रहे हैं, जबकि ये कहते हैं कि मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी की राजनीति इस क्षेत्र में रहकर कर रहा हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र में। ये भी आजकल आशू मलिक के आसपास ही दिखाई देते हैं, यानी जिन रूही अंजुम, इनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैसियत कुछ है नहीं, महिला है, एक नेता है, बस वो टिकट मांग सकती है। मांगने के लिए तो समाजवादी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी कोई भी टिकट मांग ले, लेकिन हैसियत इनकी इतनी नहीं है कि ये शामीपुर देहात में आशू मलिक को चैलेंज करके टिकट ले। टिकट वाली बात यह है कि आशू मलिक वहां टिकट के प्रमुख दावेदार है, सिटिंग विधायक है। आगे हम चले तो इन्होंने कहा कि भाजपा से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहले पसंद है, ये कह रहे जय राम या गौतम, दूसरा बता रहे चौधरी अजीत सिंह, तीसरा कह रहे जगपाल, जगपाल को कह रहे 15%, जयराम गौतम को कह रहे 49%। जगपाल उस व्यक्ति का नाम है जिसने मायावती जब मुख्यमंत्री थी अपनी सीट छोड़ दी थी, उनकी सीट से जाकर मायावती ने चुनाव लड़ा था। हरोड़ा विधानसभा पहले इसका नाम था, कई बार विधायक रही, पिछली बार बसपा नहीं, चुनाव से पहले भाजपा से चुनाव लड़ा, चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, बसपा ने अजब सिंह को लड़ा दिया, वोटों का बंटवारा हो गया, ये नहीं जीत पाए, आशू मलिक जीत गए। बहुत बड़ा योगदान आशू मलिक की जीत में बसपा के प्रत्याशी का भी है, अजब सिंह का, लेकिन ये फैक्ट इनके पास कहीं नहीं है। सोनू पठान कौन है, 57% वोट उसको दे रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, शाहनवाज खान जो एमएलसी है उसको 25% दे रहे जो वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। फैक्चुअली गलत है। मतलब आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बताइए कि कल आईपीएल का एक मैच हुआ और आप ये बताइए कि चेन्नई का और कलकत्ता का मैच मान लीजिए हुआ, और हम कह रहे हैं ये बताइए खलील अहमद और मुस्तफिजुर रहमान में ज्यादा विकेट किसने लिए? दोनों नहीं खेले, ना मुस्तफिजुर रहमान खेले ना खलील अहमद खेले, तो क्या चर्चा? मतलब ऐसे लोगों को ये सर्वे में वोट करा दी है उनके लिए जो ना 3 में है, ना 13 में है, ना 23 में है, ना 33 में है। एक्चुअली सर्वे का आधार ही नहीं है इसलिए। तो 3 विधानसभा का मैंने बताया, अगर हम धीरे धीरे बढ़े और सारी विधानसभा की डिटेल्स पे जाएं, जैसे सरदना है, जैसे आपका जो है वो हसनापुर है, जैसे मेरठ दक्षिण है, या पश्चिम उत्तर प्रदेश, 100 विधानसभा का तो मैं आपको गिना सकता हूं कि ये सर्वे जो है बिल्कुल बेसलेस है 100 विधानसभा में। सर मेरा अगला सवाल है कि इस सर्वे में ऐसे भी बताया गया कि कुछ चेहरे जो निकल कर आए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो वो चेहरे कौन से चेहरे हैं, वो कैसे डिसाइड हुए, वो कहाँ से आए, और जो प्रत्याशी हैं ये कैसे डिसाइड किए गए, सुझाए किसने है ये? हाँ, आपने खुल के ही पूछ लिया, जो इतनी हमने लंबी चौड़ी कहानी सुनाई आपने इस बात को खुल के ही पूछ लिया, मतलब मेरे से कहलवाना ही चाहती है, मान नहीं रही आप, तो खुल के ही पूछ लिया। मैंने बताया कि एक बहुत गंभीर समस्या है, ये देश की सारी मीडिया को समझनी चाहिए, ये देश की सारी मीडिया को समझनी चाहिए, बहुत गंभीर समस्या है। ये जो लोकल संवाददाता हैं, जो क्षेत्रीय स्थलों पर काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय संवाददाता, ग्रामीण अंचलों के संवाददाता, इन्हें मीडिया संस्थान पैसे नहीं देता, इनसे मुफ्तखोरी करा रहा है, इनको पूरे दिन इनका उत्पीड़न करता है, इन्हें हरेस करते हैं, और इन्हें जो लोग ग्रामीण संवाददाता होते हैं इनसे बिना पैसे लिए काम कराते हैं, विज्ञापन में, कमीशन पर। मैं बहुत एक गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ। इससे पहले मीडिया पे किसी ने इस बारे में बात नहीं की। ये जो ग्रामीण नस्लों के संवाददाता है, इन्हें 2000 रुपए, 1500 रुपए, 2500 रुपए बड़े बड़े मीडिया संस्थान एक महीने के देते हैं। आज के दौर में इतने पैसे में काम चल सकता है किसी का? जो ये लोकल रिपोर्टर्स होते हैं, फिर करप्शन क्यों नहीं आएगा इनमें? फिर ये पैसा लेके खबर लिखेंगे, फिर ये फर्जी सर्वे करेंगे, फिर ये अपने लोगों को जो इनको विज्ञापन देते हैं, जिनसे इनकी दोस्ती है, उसको जरूरत पड़ने में मदद करेंगे। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोग ऐसे आए इसमें।
अनएक्सपेक्टेड लोग ऐसे हैं जिसका दाना उसका गाना, ये समझने की बात है। जर्नलिज्म को अगर आप बिल्कुल साफ सुथरा चाहते हैं तो आप अपने संवाददाताओं को इतना पैसा तो दें कि उसे किसी दूसरे पर आश्रित ना होना पड़े। बिल्कुल। ये समस्याएं हैं ग्रामीण नस्लों की। शहरों के संवाददाता बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो बहुत सारे कमीशन लागू हैं, शहरों के संवाददाताओं को सैलरी मिलती है, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, उनको सैलरी मिलती है। लेकिन ग्रामीण नस्लों के संवाददाताओं के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड ऐसे आए, अपने अपनी पसंद के लोग आगे कर दिए, इन्फ्लुएंस हो गया है सर्वे। एक लाइन आप सुनिए, सर्वे इन्फ्लुएंस हो गया है। और किनके माध्यम से इन्फ्लुएंस हुआ है? उनके माध्यम से इन्फ्लुएंस हुआ है जो संस्थान के प्रतिनिधि थे। यह बात सही है कि उन्होंने सबको नहीं बताया, उन्होंने बस एक महत्वपूर्ण जगह लीक किया और उसके बाद वो कई जगह फैल गया। ये है सर। इसमें सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया गया कि यूपी के चर्चित चेहरों में से उनको नापसंद बताया गया, जो यूपी में ऑलरेडी चर्चित चेहरों में से है, पॉलिटिकल जाने माने चेहरे हैं, उन्हें नापसंद बताया गया। जैसे मेरे पास कुछ नाम भी हैं: सतीश महाना, सोमेंद्र तोमर, अतुल प्रधान, माता प्रसाद पांडे। इनकी जगह पे इनके विकल्प रखे गए। तो ये विकल्प कौन है और ये कैसे डिसाइड हुए हैं? मैंने विकल्प पढ़े हैं, सब लोगों के नाम पढ़े हैं। देखिए, मैं जहां तक सतीश महाना की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, संभवतः 8 या 9 बार के विधायक हैं, इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। भाजपा के ऐसे नेता जिनके बारे में बात करते हुए अच्छा लगता है, इज्जत देने का मन करता है, सतीश महाना उनमें से एक है। काफी रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज है, सदन में भी उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर तो तमाम तरह के आरोप भी लगते हैं, सतीश महाना पर नहीं लगते। उनको पसंद करते हैं, पक्ष विपक्ष सब लोग पसंद करते हैं। लोकप्रियता भी उनकी कानपुर में है, तभी तो वो 8 से 9 बार विधायक बन गए। उनके एंटी इनकम्बेंसी की बात हमने तो पहले कभी सुनी नहीं। ये हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में लोग ये चाहते हो कि इस बार वो चुनाव लड़ ले, तो वो उनके साफ सुथरे कपड़ों पर दाग लगाना चाहते हो। आजकल तो यही होता है। तो उनके लोकप्रियता की बात तो नहीं है, सामने नहीं आ रही कि वो जीतेंगे या उनकी पार्टी में उनको टिकट नहीं मिलेगा। इस तरह के सर्वे 4 लोग उनसे मजबूत नेता बता दिए। कानपुर में सतीश महाना से मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी में कौन है? सांसद का टिकट किसको मिलना है वो सलाह देते हैं, इसको दे दीजिए। दूसरी विधानसभा का टिकट किसको मिलना है, सतीश महाना से सलाह करता है। नेतृत्व, विधानसभा के अध्यक्ष है, बेहतरीन नेता माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का सुपर टॉप क्लास नेता है भाजपा के। तो उनसे बड़ा नेता कोई भारतीय जनता पार्टी का, उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता उनकी विधानसभा में कोई भी नहीं है। लेकिन सर्वे कह रहा कि है ऐसा है, सर्वे कह रहा नहीं ऐसा है। गजब। माता प्रसाद पांडे, ये बात सही है कि माता प्रसाद पांडे जिस विधानसभा से चुनाव लड़ी वो मुस्लिम बाहुल विधानसभा है और मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और इनकी विधानसभा बदली गई थी। बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि अब वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो जिनकी एज हो गई है, वो अपने बच्चों को लड़ाना चाहते हैं। सोमेंद्र तोमर की मैं आपको बता दूं, मेरठ दक्षिण से। अब वो कह रहे हैं कि उनकी अलोकप्रियता है, उनकी जगह ऐसे लोगों का नाम बता रहे हैं कि ये लड़ेंगे चुनाव, उनकी जगह इनको लड़ाएंगे चुनाव। तो कितनी भी अलोकप्रियता हो सोमेंद्र तोमर की, इतनी कम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनकी जगह वो किसी भी अननोन चेहरे को प्रत्याशी बनाए। जैसे ये भास्कर का सर्वे कह रहा है, भास्कर का सर्वे किनको बता रहा है? सोमेंद्र तोमर वाले। ये देखिए, भाजपा का सर्वे जो है सोमेंद्र तोमर वाला कहा था, ये कह रहे हैं कि परवीन भड़ाना, सोमेंद्र तोमर 26%, परवीन भड़ाना 62%, रविंद्र भड़ाना, बलराज डूंगर। तो बलराज डूंगर जो है तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हिंदुत्ववादी नेता टाइप है, ये करना वो करना है। तो बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं भाजपा के, तो बहुत ज्यादा इनका एक्टिविटी भी नहीं है। रविंद्र भड़ाना, इनका कोई मतलब नहीं। परवीन भड़ाना सोमेंद्र तोमर से बड़े नेता है ही नहीं, यह है थोड़ा गुजर
बाहुल सीट मानी जाती है, इसलिए वो कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी का जो सर्वे में नाम जिनके दिए गए हैं वो सब गलत नाम है। आदित्य सिंह, आदिल चौधरी, कमवी गुमी, मुखिया गुजर, कृष्णपाल गुजर, योगेश वर्मा हस्तिनापुर लड़ना चाहते हैं। कृष्णपाल गुजर का कोई मतलब नहीं है, वो तो पार्टी में भी संभवतः नहीं रहेंगे। करमवीर गोमी जो है वो जिलाध्यक्ष बन गए, उनको लड़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाबर चौहान का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो सबसे बड़ा दावेदार है मेरठ दक्षिण से बाबर चौहान सबसे बड़ा दावेदार है, उसका नाम ही इस लिस्ट में नहीं है। आदित्य सिंह को कोई जानता नहीं। आदिल चौधरी 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, दावेदार हैं वो, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि इस बार संभवतः नहीं लड़ाए जाएंगे। 2-3 बार लड़े हैं, उनको आप 18% कंसिडर कर रहे हैं ऐसे लोगों को। तो भाजपा के प्रत्याशी भी इन्होंने जो है पता नहीं कहां से चुन दिए, और सपा के प्रत्याशी भी इन्होंने पता नहीं कहां से चुन दिए, मतलब वो ग्राउंड पे नहीं है लोग। लोकप्रिय भी नहीं है, नहीं ग्राउंड पे नहीं है, मतलब वो सक्रिय तो है, वो ये नहीं हम उनको कह सकते कि वो लेकिन इतना बड़ा उनका ओरा नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सके। कार्यकर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ओरा नहीं है। होर्डिंग पोस्टर तो लगवाते हैं, समय समय पर अखबारों में विज्ञापन तो दे देते हैं, लेकिन इतना बड़ा ओरा नहीं है। विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, 3 लाख वोटर वोट करता है एक विधानसभा में लगभग। तो ऐसी विधानसभा कोई आएगा चुनाव लड़ लेगा, हलवा नहीं है विधानसभा चुनाव। तो पार्टी बहुत रिसर्च करके टिकट देती है। अभी तो ना भारतीय जनता पार्टी में तय है टिकट किसे देना, ना समाजवादी पार्टी में तय है टिकट किसे देना। तो ये क्या भास्कर के लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय से ये नाम लेकर के आए थे? झूठ बोल रहे हैं। वहां ग्राउंड स्तर पर ये कन्विंस कर रहे हैं कि ये नाम तो हमें वही पार्टी कार्यालय में दिए थे, इसी पार्टी कार्यालय में दिए बिल्कुल नाम। बेसलेस जानकारी दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। सर्वे भ्रमित कर रहा है। सरदना में आपको उदाहरण के तौर पे आपने पूछ लिया, मैं और बता देता हूं। कह रहे कि सरदना में कि आप किस पार्टी के प्रत्याशी को विधायक बनाना चाहते हैं, भाजपा कह रहे हैं 60%। तो ये 60% वाली थ्योरी तो हो ही नहीं सकती। सरदना में गुर्जर और मुसलमान दोनों मिलकर के 55% के आसपास जाते हैं, मतलब मोर देन 50% है। तो मोर देन 50% है तो 60 भाजपा को कैसे चला गया? इन 10% मुसलमान कह रहे हैं भाजपा को तुमको जिता दे, ये मुसलमान ही 10% वोट कर रहा है भाजपा को, पॉसिबल ही नहीं है। ये वोटिंग परसेंटेज क्या है आप समझिए, ये वोटिंग परसेंटेज है। 100 लोगों ने वोट दी, उसमें से 60% ने इनको दे दिया भाजपा को। तो आप वोट हुई कहाँ? आप बताइए, जो आदमी खेत पे हल चला रहा है, जो आदमी खेत में जो है गन्ना बो रहा है, जो आदमी जिसके पास जो है वो फोन नहीं है डिजी, उसने तो वोट ही नहीं दी। स्मार्टफोन नहीं है, उसने वोट नहीं दी। या जो भास्कर की ऐप नहीं चला रहा है, या भास्कर का ऐप नहीं देख रहा है, खबरें वहां नहीं दे रहा है, उसने वोट नहीं दी। तो कैसे ये जेन्युइन सर्वे हो गया? गरीब गुरबे कमजोर पिछड़े वंचित से पूछा ही नहीं आपने, उस बाप से तो पूछा ही नहीं आपने जिसके कपड़े 3 दिन से धुले नहीं, उस माँ से तो पूछा ही आपने जिसकी आंखें जो है काली हो गई है आंच में जलते जलते। तो आपने कैसे सर्वे कर दिया? तो प्रिविलेज्ड लोगों का सर्वे है ये प्रिविलेज्ड लोगों का सर्वे है, और उनको भी आपने बता दिया। तो इसलिए ये बेसलेस सर्वे है। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है। सर, जैसे इस सर्वे के मुताबिक 256 सीटें भाजपा को जा रही हैं और 135 सीटें सपा को मिलने वाली हैं, और बची कुची बसपा को जा रही हैं। लेकिन इसमें पूरे सर्वे में आजाद समाज पार्टी का नाम नहीं है, ना ऑप्शंस में है ना क्वेश्चंस में है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। तो ऐसा क्या है कि छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इस सर्वे से निकाल ही दिया है एक तरह से? देखिए, ये इनका मन है, मतलब सर्वे कैसे हो रहा है? अपने मन से किया हुआ है। इनका मन है कि इन्होंने फोकस कर लिया कि बाइपोलर इलेक्शन होगा। इनके मन में आ गई बात, बाइपोलर इलेक्शन होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी 2 पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। तो जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो जो छोटी पार्टियां हैं जिनको आपने खत्म कर दिया, आरएलडी को 9 से 4 पे कर दिया, बिल्कुल राजभर खत्म कर दिया आपने, निषाद पार्टी खत्म कर दिया आपने, जितनी छोटी पार्टियां हैं उनको सबको आपने खत्म कर दिया। कांग्रेस को सर 2 सीटें जो 70 सीटें मांग रही है, 2 पे कांग्रेस कर दिया, बसपा 1 पे कर दिया। 70 सीटें कांग्रेस मांग रही है, आपने 2 कर दिया। अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो 25-30 तो जीती जाएगी। बिल्कुल सिंपल स्टोरी है। वहां आपने ऐसा कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने माना कि
ये माइंड गेम है हम्म, कि बाइपोलर इलेक्शन है और जितनी छोटी पार्टी है इनकी सारी वोट भाजपा को पड़ जाएगी। क्यों विकल्प नहीं है कि वे सपा को पड़ सकती है? बिल्कुल। छोटी पार्टियों की वोट जो जाएगी सपा को पड़ सकती है, भाजपा को ही क्यों पड़ेंगे? हम्म, और वे खुद क्यों हारेंगे चुनाव और उनको कितनी सीटें मिलेंगी? उदाहरण के तौर पर राजभाई चुनाव लड़े थे 2022 में सपा के साथ, जयंत चौधरी चुनाव लड़े थे 2022 में सपा के साथ, निषाद चुनाव लड़े थे, अब केशव देव मौर्य महानदल चुनाव लड़े थे सपा के साथ। हम्म, अब इस बात की संभावना क्यों नहीं है कि सपा को पड़ेंगी वोटर? इसकी क्यों आप काउंट कर रहे हैं कि भाजपा को ही पड़ेंगी? हम्म, क्या आपने आधार बनाया इसका? और फिर उनका अपना नेता भी तो है। आप कह रहे राजभर को वोट नहीं देंगे, राजभर का वोटर भाजपा को वोट देगा, कैसे कैसे? तो टेक्निकली हम समझे तो ये सर्वे जो है एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और मैनिपुलेटेड है, नियत सही नहीं लग रही है। सर मेरा आखिरी सवाल है कि इस सर्वे पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, खासकर अखिलेश यादव की और अन्य बड़े नेताओं की क्या इस पे प्रतिक्रिया रही है? भाई अखिलेश यादव तो बोले हैं, जब किसी ने पूछा कि एक सर्वे आया, किसी पत्रकार ने पूछा कि दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है जिसमें इस तरह की स्थिति है, तो उन्होंने कहा देखिए हम तो हैं वो, अभी तो बहुत सारे सर्वे आएंगे, भ्रमित करेंगे, मैनिपुलेटेड सर्वे आएंगे, बहुत सारे सर्वे आएंगे, आपको सर्वे के चक्कर में नहीं पड़ना, हमारा कार्यकर्ता तो बूथ के चक्कर में पड़ेगा, बूथ पर काम करेगा, जमीन पर काम करेगा हमारा कार्यकर्ता, तो सर्वे के चक्कर में नहीं पड़ना। और एक बात और कही अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा अभी तो व्हाट्सएप का सर्वे भी आएगा, वो तंज किया। तो इसका ये मतलब था कि उन्होंने इस सर्वे को कोई सीरियस नहीं लिया और ये मैसेज दिया पार्टी के लोगों को, ये सीरियस नहीं डाले, ये मैनिपुलेटेड लगता है। एक बहुत बड़े पत्रकार है देश में, काफी बड़े पत्रकार है, चोटी के 5 पत्रकारों में से एक, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे साल पत्रकारिता में भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं और जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को विजेता बता देते हैं। तो ये थ्योरी है। फैक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं इसको ये कहूं कि ये फैक्चुअली सर्वे जो है ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है, मैंने आपको तर्कों के साथ बताया। और कोई किसी को ऐसा लगता है कि ये प्रमाणिक हो सकता है या क्या इसका वो है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि वो ओपन डिबेट कर ले, हम साबित करेंगे, फिर हमारे साथ घूम कर देख ले, फैक्चुअली सही नहीं है। अब देखिए आरएलडी को 9 विधायक हैं उनके, ये कह रहे हैं 4 मिलेंगी, तो कैसे 4 मिलेंगी? तो क्या इसको आप समझिए, आरएलडी, एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक समझाता हूं, आप एकदम एकदम मजबूती से समझ लेंगे। आरएलडी जो है 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, 8 विधानसभा सीटें जीती, मुसलमान और जाट वोट का कॉम्बिनेशन बना, 50 से 60% जाट इन्हें पड़ा, 40% जाट तब भी भाजपा को पड़ा, सिंपल। अब आरएलडी चुनाव लड़ेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, जाट पड़ेगा इनको 80 से 90%। अगर आरएलडी 15 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 10 सीटें जीत जाएगी। जब 33 पे लड़ी थी तो 8-9 जीती, अगर 15 पे लड़ती है तो 10 जीत जाएगी। जाट बहुत सीटें अगर उन्हें मिल गई तो जाट वोट में उनका बंटवारा नहीं होने का, जो वोट मुसलमान आरएलडी को पड़ा था उसकी कमी भाजपा का वोट कर देगा पूरी, सिंपल स्टोरी है। तो वो 10 से 15 सीटों पे आ जाएगी, तो 4 पे तो रुकेगी नहीं। अब आप इसका दूसरा एंगल देखिए, ये सर्वे कैसे ब्लंडर है, कैसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि कितनी मुफ्तता इसमें भरी हुई है। अब इसका दूसरा एंगल देखिए, किस आधार पर 4 दे रहे हैं उन्हें। एक तरफ कह रहे 256 सीटें जो है वो जीतेगी भाजपा और दूसरी तरफ आरएलडी जीतेगी 4। यानी भाजपा तो अपना स्टेटस बरकरार करेगी और आरएलडी सहयोगी दल सब हार जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो उनके सहयोगी दल तो सारे हार जाएंगे लेकिन भाजपा जो है वो, तो जब मिलकर चुनाव लड़ता है कोई तो वो सहयोगी भी तो जीतेगा, बिल्कुल, और हारेगा तो सहयोगी भी हारेगा। गठजोड़ है ना भाई, पति पत्नी एक पहिए के एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, पहिया डैमेज होगा तो गाड़ी तो रुकेगी ना। गठबंधन इसी चीज का तो नाम है। कह रहे कि सहयोगी तो सारे हार जाएंगे, भाजपा जीत जाएगी। अजीब नहीं कहानी है, बिल्कुल अजीब कहानी है। तो लोकदल जो है वो 4 सीटें उसको दे रहे हैं, कांग्रेस जो है उसको 2 दे रहे हैं,
2 दे रहे हैं, जबकि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 70 सीटें भी समाजवादी पार्टी ने उसे दे दी, 60 भी दे दी, हम कह रहे 50 दे दी, तो 20-25 जीत जाएगी आराम से। आजाद समाज पार्टी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बसपा से ज्यादा सक्रिय राजनीतिक पार्टी है। उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भी है। वहां भी आप ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी आप कंसिडर नहीं कर रही, कांग्रेस आप कंसिडर नहीं कर रही। इनका आइडिया सर्वे जिस प्रकार से किया है इन्होंने, इनका जो माइंड मेकअप है, यानी इनकी जो कहानी बनाई गई होगी एक कमरे में बैठ करके, वही फर्जी बन गई, वही फर्जी बन गई। फैक्चुअली भी ठीक नहीं कर पाए, ये आंकड़े भी ठीक नहीं कर पाए, इनका अकाउंटेंट ही समझदार नहीं था, वहां भी इन्होंने गलती कर दी। अच्छा, ये क्या कहेंगे, ये क्या दलील देंगे? ये कहेंगे साहब वो इनके जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर एंटी इनकम्बेंसी, लोग उनको वोट नहीं देना चाहते हैं कि भाजपा को देना चाहते हैं, तो वोट तो एक दूसरे की ट्रांसफर होती है ना। वही लोकदल का प्रत्याशी है तो उसको भाजपा की वोट ट्रांसफर होगी ना, वोट तो एक दूसरे की ट्रांसफर होती है, तो वोट तो देते हैं ना। हम तो देखते आ रहे हैं पिछले कुछ चरणों से कि वोट ईमानदारी से ट्रांसफर होती है भाजपा की। हमने देखा गठबंधन में वोटें ट्रांसफर होती है। 2024 का लोकसभा चुनाव देख लो आप, कांग्रेस पार्टी 1-2 सांसद बमुश्किल बना चाहती थी, 6 बना के लाई, समाजवादी पार्टी 37 बनाए, 6 कांग्रेस पार्टी के नजदीक हार गए। किसकी वोट किसको मिली? यानी सपा की वोट कांग्रेस को मिली, कांग्रेस की वोट सपा को मिली। गठबंधन एक्चुअल ट्रांसफर होती है ना। ये कह रहे कि नहीं कह रहे कि भाजपा को तो ट्रांसफर हो रही, छोटे दल को इनकी ट्रांसफर नहीं हो रही। ये किसको खुश करना चाहते हैं, किसको नाराज है, खुद नहीं पता। सर्वे कुछ मैसेज देने की कोशिश किया गया है। मुझे जो है वो ऐसे लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर के सर्वे ने मुझे विधानसभा का सबसे प्रमुख उम्मीदवार माना है। गली का तो उम्मीदवार, उनको सभासद का तो कोई मान नहीं रहा, भास्कर के सर्वे ने उनको विधायक मान लिया। बहुत गलतियां आप सर्वे में, ऊपर से नीचे तक। इतना समय नहीं हमारे पास में 3 घंटे तक चर्चा करें, एक एक पॉइंट को डिटेल में बताएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि बेसलेस सर्वे। और आएंगे, बहुत सारे आएंगे, हम भी कराएंगे एक सर्वे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। आपकी इस पूरी चर्चा पर जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।